नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं गीतू चौहान। 3 बजे की 3 खबरों में सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। सीएम योगी ने ललितपुर को विकास की बड़ी सौगात दी है। मंच से मुख्यमंत्री विपक्ष पर भी करारा प्रहार करते हुए नजर आए, तो दूसरी तरफ देश में एक बार फिर धार्मिक आस्था और विवाद के बीच सियासी तकरार तेज हो गई है। राम का नाम लेकर सियासत गर्म है, तो वहीं चंदा चोरी के आरोपों ने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। श्रद्धा और संदेह के बीच खड़ा ये मामला अब सिर्फ खबर नहीं बल्कि भरोसे की परीक्षा बनता जा रहा है। और इसी उबाल के बीच दुनिया के दूसरे छोर से आ रही है सबसे बड़ी टकराव की आहट। ईरान की खुली ललकार ने सीधे अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप को निशाने पर ले लिया है। बयान ऐसे हैं कि वॉशिंगटन से तेहरान तक तनाव की लकीरें और गहरी होती दिख रही हैं। तो सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ बयानबाजी है या फिर एक नए संघर्ष की आहट। 3 अलग अलग मोर्चे, 3 अलग अलग कहानियां। तो आप देख रहे हैं आज की सबसे बड़ी और सबसे तेज खबरें। हम लाए हैं हर अपडेट, हर मोड़ और हर धमाके की पूरी तस्वीर, जिस पर बात करेंगे विस्तार से। तो शुरुआत करते हैं और बता दें आपको कि किस तरह से यहां पर विकास की सौगात पर विपक्ष प्रहार करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश से, जहां पर सीएम योगी का ललितपुर दौरा, 221 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। विपक्ष पर जमकर बरसे हैं सीएम योगी। बीजेपी सरकार की जमकर तारीफ की है। ये बड़ी खबर। तो आपको बता दें, बुंदेलखंड की धरती ललितपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास का बड़ा संदेश दिया है। 221 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर प्रदेश को विकास की नई सौगात दी है। लेकिन मंच पर सिर्फ विकास की बात नहीं हुई बल्कि सियासत का भी ताप खूब दिखा। मुख्यमंत्री योगी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला और कहा कि जिन लोगों ने सालों तक प्रदेश को पिछड़ेपन, भ्रष्टाचार और माफिया राज की तरफ धकेला है, वो आज विकास पर सवाल उठा रहे हैं। सीएम योगी ने दावा किया कि डबल इंजन सरकार ने उत्तर प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदल दी है। पहले विकास सिर्फ फाइलों में दिखाई देता था, लेकिन आज सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग के रूप में धरातल पर भी नजर आ रहा है। योगी ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि जो लोग जाति, परिवार और तुष्टीकरण की राजनीति में उलझे रहे, उन्हें जनता ने जवाब दे दिया है और अब प्रदेश विकास, सुशासन और सुरक्षा के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो ललितपुर से सीएम योगी ने भरोसा दिलाया कि बुंदेलखंड के विकास की गति और तेज होगी और प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल करने का संकल्प लगातार आगे बढ़ेगा। तो देखिए, ललितपुर में विकास की सौगात दी गई है। विपक्ष पर सीएम योगी ने प्रहार भी यहां पर किया है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। पहला फार्मा पार्क आपके ललितपुर जनपद में बनाने जा रहे हैं। प्रदेश में कहीं बन रहा है तो ललितपुर में बनेगा, ललितपुर में, और उसके लिए हम पूरी तैयारी कर चुके हैं। हजारों नौजवानों को नौकरी मिलेगी। ये फार्मा पार्क जो ड्रग बल्क पार्क बनने जा रहा है, इसके बारे में कोई जानता है, इसकी कीमत कोई जानता है और इसके महत्व को कोई जानता है तो आपके लोकप्रिय सांसद से अनुराग शर्मा जी उसके महत्व को अच्छी तरह जानते हैं। पिछली सरकारों के निकम्मेपन के कारण, माफिया वृत्ति के नाते बुंदेलखंड पिछड़ा था, नौजवान पलायन कर रहा था, माफिया हावी थे। हर जिले में कोई न कोई माफिया नौजवानों की नौकरी पे डकैती डालता था, विकास की योजनाओं पर जबरदस्ती अपने गुंडों को बिठा करके जनता के हक को छीनने का कार्य करता था और बुंदेलखंड अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता था। बहनों और भाइयों, मैंने पिछली बार कहा था कि हम डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के हब के रूप में बुंदेलखंड को भी बस डेवलप करेंगे। देखिए, ललितपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ और उन्होंने कई बड़ी बातें इस दौरान कही है। तो देखिए, जिस तरह से 221 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया, इसके अलावा करोड़ों की योजनाओं की सौगात ललितपुर को दी गई है। बुंदेलखंड के विकास को सरकार की प्राथमिकता भी बताया और विपक्ष पर साथ ही साथ जमकर बरसे हैं सीएम योगी। तो उन्होंने कहा कि पहले विकास नहीं, सिर्फ परिवारवाद होता था,
डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश की तस्वीर बदल दी है। जनता के भरोसे को सबसे बड़ी ताकत उन्होंने बताया। साथ ही कहा कि बीजेपी सरकार ने कई उपलब्धियां हासिल की है। इस दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, निवेश और रोजगार पर जोर दिया जा रहा है। कानून व्यवस्था में सुधार का दावा भी सीएम योगी ने किया। तो साथ ही कहा कि गरीब, किसान और युवाओं के लिए योजनाएं लाई जा रही हैं। बुंदेलखंड को विकास का नया मॉडल बनाने का संकल्प भी इस दौरान लिया गया। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता अनुज कुमार से। अनुज, तो कई बड़ी बातें यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही है ललितपुर में, और एक तरह से विपक्ष पर करारा प्रहार करते हुए भी नजर आए। अब बिल्कुल देखिए, 1766 करोड़ की परियोजनाओं को वहाँ पे बुंदेलखंड वासियों यानी ललितपुर को सौगात दी, जिसमें कि राज्य मेडिकल कॉलेज के साथ साथ अन्य योजनाओं को भी वहाँ पे गति मिलेगी इन करोड़ों रुपए से। पर खास बात है कि उन्होंने कई योजनाओं विकास के बारे में बात की, रोजगार के बारे में बात की। ये भी कहा कि बुंदेलखंड को आने वाले समय पर जो डिफेंस कॉरिडोर है वहाँ पर डेवलप किया जाएगा, जिससे कि वहाँ पर रोजगार मिले। क्योंकि जो पहले की सरकारें थी, जो जिनके निकम्बेपन की वजह से वहाँ के जो लोग थे वो पलायन करते थे। बुंदेलखंड हमेशा पिछड़ों में गिना जाता था। वहां के लोग पानियां लेने के लिए दूर दूर जाया करते थे, सड़कें नहीं थी और वहां की जो अर्थव्यवस्था एकदम जीरो पे थी। जब से डबल इंजन की सरकार बनी है तो वहां पे जल की व्यवस्था की गई है, विकास को गति दी जा रही है और रोजगार भी वहीं पे दिया जा रहा है, जिसका जिक्र सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। और ये भी बताया कि पहले की सरकारों में ये था कि एक जिले में एक माफिया, यानी वो माफिया क्या करते थे, गुंडागर्दी करना, वसूली करना, रंगदारी मारना, किडनैपिंग करना, ये एक काम उनको दे दिया गया था। वही लोग ये पैसा उठा के ये सपा के सरकारों को दिया करते थे। और ये जो सरकारें पहले की हुआ करती थी वो कभी विकास नहीं चाहती थी, केवल सफाई ही उनका एक परिवार हुआ करता था और सफाई से बाहर नहीं निकलते थे। इसी तरह कांग्रेस को भी निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस दिल्ली से बाहर नहीं जाती थी, दिल्ली को ही पूरा देश समझती थी। यानी सपा और कांग्रेस को निशाना साधते हुए योगी आदित्यनाथ बेहद ही हमलावर दिखे और उन्होंने बताया कैसे बुंदेलखंड का विकास हो रहा है, कैसे ललितपुर का विकास हो रहा है, कैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, कैसे रोजगार के लिए यहाँ पर योजनाएं लाए जाने, कॉरिडोर यहाँ विकसित किया जा रहा है। बी फार्मा पार्क का जिक्र किया गया, यहाँ वो पार्क कितना महत्वपूर्ण है, कितने रोजगार मिलेंगे और जब रोजगार मिलेगा तो बुंदेलखंड की जो अर्थव्यवस्था है वो कितनी उसकी बड़ी भूमिका होगी, इस बातों का भी जिक्र किया। पर सपा को ही निशाने पे इसलिए लिया क्योंकि इससे पहले सपा के जो रवैया था कि सफाई का ही विकास करना है, किसी अन्य जिले का विकास की नहीं रखना है, वहां पे केवल गुंडे माफियाओं को केवल संरक्षण देना है। पर जब से सरकार बनी यहाँ पे कानून व्यवस्था का राज है, रोजगार का राज है और जो महिलाएं दूर दूर तक कुएं में पानी लेने जाती है, हर घर में जल नल की व्यवस्था की गई, हैंडपाइप को दुरुस्त किया गया है, लाइट भी वहां पे दी गई, सोलर लाइट भी वहां पे लगाए गए। तो यानी एक बुंदेलखंड की जो बदलती तस्वीर है उसका भी जिक्र किया है और लगातार योगी आदित्यनाथ डबल इंजन सरकार की जो योजनाएं हैं उसको इंप्लीमेंट करते दिखते हैं, चाहे वो केंद्र की योजना हो और चाहे वो स्टेट की योजना हो। पर इसमें जब पहले की निकम्बे सरकारों को भी इसलिए वो निशाना साध रहे कि अगर उनके अंदर हिम्मत होती, उनका कोई विजन होता तो आज जो बुंदेलखंड की तस्वीर है वो पहले ही बदल चुकी होती। जो कि हर बार बुंदेलखंड की तस्वीरों को जो कि दिखाया गया मीडिया के जरिए, अखबारों में कि बूंद बूंद को पानी को तरसता है, जल को तरसते हैं, वहां पे मकान नहीं है और पलायन को मजबूर है, वहां पे गुंडा माफिया हावी हैं। पर आज बुंदेलखंड की तस्वीर क्या है, विकास की रफ्तार है, वहां मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, वहां पे वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज की परियोजनाओं को गति दी जा रही है। डिफेंस कॉरिडोर जो सबसे बड़ा है, जो कि दुश्मन देश पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए, जैसे लखनऊ में एक यूनिट बनाई गई है जहां फैक्ट्री पर तमाम तरह के जो बुलेट्स बनेंगे, यहाँ पे और भी एक्सीरीज बनेंगी, उसका भी आर्टिलरी यहाँ पे जो बनेंगे वो दुश्मन देश को ठोकने में काम आएंगे। इसी तरह बुंदेलखंड से भी एक यूनिट की तैयारी होगी। तो यानी पूरा एक जो ब्लूप्रिंट है वो योगी आदित्यनाथ ने साझा किया है और उस पर सबसे ज्यादा सपा को ही निशाने पे लिया। जी जी और बिल्कुल अनुज, और ऐसे में ये माना जाए कि आने वाले समय में हम और बुंदेलखंड का विकास होता हुआ देखेंगे, क्योंकि एक तरह से नया मॉडल बनाने का संकल्प यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया है कि विकास यहाँ पर और ज्यादा देखने को मिलेगा। तो क्या माना जाए, अभी कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो हमें धरातल पर होते हुए दिखाई देंगे? देखिए, अभी योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पे बताया कि डिफेंस कॉरिडोर जो डेवलप करना है और आज सबसे बड़ी बात है कि 1766 करोड़ की जो परियोजना है, प्रोजेक्ट है, उसका लोकार्पण साथ साथ शिलान्यास भी किया। यानी जिस प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया है वो बड़े प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड की विकास में मदद देने के लिए, क्योंकि बुंदेलखंड को हमेशा से ही जो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर था, रोड की दिक्कतें थी, कनेक्टिविटी की दिक्कत थी, वहाँ के बसों की दिक्कत थी, उसको कहीं ना कहीं वहाँ पर अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश के जो परिवहन मंत्री है दयाशंकर से भी बात हुई है
कि जो वहाँ की रोड कनेक्टिविटी, जो कि ट्रांसपोर्ट सबसे बड़ी समस्या होती थी कि लोगों को ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी करने के लिए दूर दराज जाना पड़ता था, तो वहाँ लोकल तौर पर एक पीपीपी मॉडल पर, यानी वहाँ पे एक बस स्टैंड बनाया जाएगा, बस टर्मिनल बनाया जाएगा, बस डिपो, जिससे कि वहाँ बसें वहीं पे आए, वहीं से जो दूसरे स्टेट्स पे कनेक्ट करे या दूसरे जिलों में कनेक्ट करे, तो उसकी भी एक बात की गई कि कहीं दूर ना जाना पड़े। तो यानी बस को भी एक बड़े हब के तौर पे देखा जा रहा है। और मेडिकल के लिए, क्योंकि बाहर लोग जाते हैं मेडिकल की तैयारी करना या इलाज के लिए, तो वहाँ भी मेडिकल भी कैसे विकसित हो, और रोजगार के लिए फैक्ट्री का वहाँ खुलना, चाहे बी फार्मा पार्क हो या अन्य चीजें हो, उसको लेकर वहाँ पे बातें कही हैं। पर विकास बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, आने वाले समय में और तेजी से विकास होगा। केंद्र की कई सारी योजनाएं हैं, अटल आवासीय योजना है जो कि वहाँ पे दी जा रही, प्रधानमंत्री आवास योजना है, बिल्कुल। यानी कि कुल मिलाकर डबल इंजन की सरकार बुंदेलखंड पर भी फोकस कर रही है और आने वाले दिनों में अभी हमें और भी विकास की परियोजनाएं यहाँ पर होती हुई दिखाई देंगी। और बने रहिएगा अनुज हमारे साथ। एक बड़ी खबर आ रही है, झांसी भी जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ का झांसी का कार्यक्रम, 1500 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, झांसी भी जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और इसके साथ साथ 1500 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन यहां पर करेंगे। तो झांसी को कई बड़ी सौगातें मिलने जा रही है। अनुज भी हमारे साथ लगातार जुड़े। अनुज, क्या कुछ जानकारी सीएम योगी के झांसी कार्यक्रम को लेकर? जो कि बताया जा रहा है कि 3:45 के आसपास वो झांसी पहुंचेंगे। वहां पर नरेंद्र मोदी द्वारा जो किसान सम्मान निधि की जो किस्त है उसके वितरण कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो जो किसान जो सम्मान निधि है उसको किया जाएगा, जो कि बड़े स्तर पर कार्यक्रम है। और किसानों को लेकर सरकार हमेशा से ही अलर्ट रहती है, और चाहे वो केंद्र की चाहे प्रदेश की सरकार हो, तो किसानों को जो सम्मान निधि आनी है वो अब किस्त जारी होगी। और आज ही का वो दिन रखा गया, तो इसलिए झांसी में बड़े स्तर पर प्रोग्राम किए गए हैं और कई बड़ी जो परियोजना है उसको गति देनी है, कई शिलान्यास के उद्घाटन भी करने हैं। और देखने वाली बात होगी कि ललितपुर से तो सपा को निशाने पे लिया, अब झांसी से विपक्ष को किस आड़े हाथों लेते हैं, ये देखने वाली बात होगी। पर 3:45 का बताया जा रहा है और वहां पे सबसे बड़ी बात है कि बड़े स्तर पर वहां पे किसान भी वहां पहुंचेंगे और उन जो किसान सम्मान निधि जो कि प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं उसकी भी यहां से चीजों को आगे बढ़ाएंगे। जी धन्यवाद अनुज इस पूरी जानकारी के लिए। तो अब से कुछ देर के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ झांसी पहुंचेंगे, जहां पर कई परियोजनाओं की शुरुआत होनी है। आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर अयोध्या से। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला, 60 किलो चांदी की शिलाएं रिकॉर्ड से गायब हैं। रामलला को भेंट किया गया बहुमूल्य हार भी गायब है। एसआईटी अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये बड़ी खबर आ रही है अयोध्या से, जहां पर 60 किलो चांदी की शिलाएं रिकॉर्ड से गायब बताई जा रही है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का ये मामला है और ऐसे में 60 किलो की चांदी की शिलाएं रिकॉर्ड से गायब बताई जा रही हैं। रामलला को भेंट किया गया बहुमूल्य हार भी गायब बताया जा रहा है। तो एसआईटी कर रही है इस पूरे मामले की जांच। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की जांच लगातार जारी है। जांच के दौरान रामलला को भेंट की गई 60 किलो चांदी की शिलाएं सबसे बड़ी पहेली बन गई है। जांच टीम को अब तक इन शिलाओं का कोई स्पष्ट रिकॉर्ड या मौजूदा स्थिति नहीं मिली है। ज्वेलर्स एसोसिएशन का दावा है कि शिलाएं ट्रस्ट को रसीद के साथ सौंपी गई थी। एसआईटी पुजारियों और संबंधित लोगों से पूछताछ कर चढ़ावे के संग्रह, संरक्षण और रिकॉर्डिंग की पूरी प्रक्रिया की जांच कर रही है। तो देखिए, राम मंदिर चढ़ावा घोटाला है ये, और ऐसे में रडार पर टिन्नू यादव और कैश काउंटिंग स्टाफ आ गया है। बड़े एक्शन की तैयारी में एसआईटी दिखाई दे रही है। पुराने कर्मचारियों का डेटा जुटाने में टीम जुटी हुई है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ी जानकारी सामने आई है। एसआईटी के सूत्रों के मुताबिक गिनती प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने की जिम्मेदारी निभाने वाले कई लोग अपनी जिम्मेदारियों में विफल रहे हैं। टिन्नू यादव समेत नकदी गिनने, रकम के प्रबंधन और कथित हेरफेर से जुड़े कर्मचारियों पर कार्रवाई की तैयारी है। तो कुछ बैंक कर्मियों की भूमिका भी जांच के दायरे में है और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। हालांकि अभी साफ नहीं है कि कार्रवाई एसआईटी जांच के दौरान होगी या जांच पूरी होने के बाद। जांच टीम ने प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर में हुई नियुक्तियों, प्रशासनिक फैसलों और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा शुरू कर दी है। तो देखिए, राम मंदिर में अलग अलग व्यवस्थाओं के लिए लगभग 800 कर्मी तैनात हैं, जिनमें करीब 200 कर्मी ट्रस्ट की ओर से नियुक्त किए गए हैं। तो ऐसे में राम मंदिर की दान पेटी से कथित चोरी का मामला लगातार चर्चाओं में है। एसआईटी की टीम हर दिन 10 घंटे से भी ज्यादा जांच कर रही है। तो 5 दिनों से एसआईटी पूछताछ कर रही है। कल भी राम मंदिर परिसर में पूछताछ की गई और इस दौरान कई अहम सुराग, जमीन की खरीद फरोख्त मामले पर भी दस्तावेज तलब किए गए।
तो वहीं बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि विवाद के पूर्व वादी और अयोध्या के प्रमुख नागरिकों में शामिल इकबाल अंसारी ने एसआईटी जांच का स्वागत करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री पर भरोसा जताया है। तो देखिए, एक्शन में एसआईटी लगातार दिख रही है। और राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा खुलासा भी हुआ है। एसआईटी जांच में ही सामने आई है गंभीर लापरवाही। चढ़ावा गिनती में हेरफेर की आशंका है। राम मंदिर ट्रस्ट व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं जांच के दायरे में बैंक कर्मियों की भूमिका भी दिखाई दे रही है। तो ऐसे में समझना होगा कि नकदी गिनती में पारदर्शिता पर सवाल अब उठने लगे हैं कि कई कर्मचारियों पर कार्रवाई की तैयारी भी हो रही है। टिन्नू यादव समेत कर्मचारियों पर जांच तेज हो गई है। तो वहीं बैंक स्टाफ की भूमिका भी संदिग्ध नजर आ रही है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद नियुक्तियों की समीक्षा शुरू हो गई है। तो प्रशासनिक फैसलों की जांच में एसआईटी जुटी हुई है। सुरक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा की जा रही है। तो मंदिर प्रशासनिक सिस्टम की परत दर परत जांच शुरू हो चुकी है। एसआईटी अपनी जांच में लगी हुई है और लगातार अब कार्रवाई की बात भी कही जा रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान की अमेरिका को धमकी। आईआरजीसी ने ट्रंप को फिर से धमकी दी है। परमाणु डील नहीं तो होगा युद्ध, आईआरजीसी का कहना है। यूएस को मिलेगी इतिहास की सबसे खौफनाक हार। ये बड़ी खबर। और आईआरजीसी ने चेतावनी दे दी है। तो ईरान की तरफ से एक बार फिर से ट्रंप को खुली और बेहद आक्रामक चेतावनी दी गई है। तेहरान से उठी ये आवाज अब सिर्फ बयान नहीं है, बल्कि सीधे सीधे युद्ध की धमकी बनकर दुनिया के सामने आया है। आईआरजीसी की ओर से साफ शब्दों में कहा गया है, अगर परमाणु डील नहीं हुई तो नतीजा सिर्फ बातचीत नहीं बल्कि सीधा युद्ध होगा। दावा है कि ईरान अब किसी भी दबाव में झुकने के मूड में नहीं है। तेहरान के रणनीतिक हलकों से निकल रही भाषा पहले से कहीं ज्यादा सख्त और टकराव वाली मानी जा रही है। तो सूत्रों के मुताबिक ईरान ने यह भी संकेत दिया है कि अगर अमेरिका और पश्चिमी देश परमाणु समझौते को अपनी शर्तों पर थोपने की कोशिश करेंगे तो इसका जवाब सिर्फ राजनयिक स्तर पर नहीं बल्कि सैन्य स्तर पर भी दिया जाएगा। तो ईरान की ललकारी से माना जाए और डोनाल्ड ट्रंप को सीधे तौर पर उन्होंने कह दिया है कि अगर डील नहीं हुई तो फिर जंग होगी। तो ऐसे में ये माना जाए कि आईआरजीसी का ये अल्टीमेटम, क्या ये समझौता होगा या फिर एक तरह से महायुद्ध की आहट है, जिस तरह से ईरान के इस बयान ने तनाव बढ़ा दिया है। और मेरे साथ मेरी सहयोगी मीनाक्षी भी जुड़ गई है न्यूज रूम से। मीनाक्षी, क्या माना जाए? देखिए, 60 दिनों की अवधि तो है ये, जिसमें कि कहा जा रहा है कि कई मुद्दों को लेकर बात बन रही है, एमओयू साइन हो चुका है, लेकिन इस तरह के बयान क्या कुछ संकेत दे रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, अभी आईआरजीसी की तरफ से भी एक बयान जारी किया गया था जिसमें उसने सीधे कहा था कि अगर आपने अपनी डील से इस बार पलटने की कोशिश की या फिर कोई चालाकी करने की कोशिश की तो हम वैसा सबक सिखाएंगे जो अमेरिका का इतिहास भी गवाह होगा, अमेरिका का इतिहास भी याद रखेगा। और अभी भी अगर एमओयू को लेकर के बातचीत की जाए तो एमओयू साइन कर लिया गया है, डील हस्ताक्षर हो गए हैं, लेकिन उसे लागू नहीं किया गया है। 36 घंटे के बाद भी हॉर्मुज में स्थिति वही बनी हुई है, हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया गया है। अभी भी यही कहा जा रहा है कि जो जहाज यहाँ से निकलेंगे उन्हें परमिशन लेनी होगी। दूसरी तरफ जो स्विट्जरलैंड का दौरा था वो रद्द कर दिया गया है। उसके पीछे की वजह नेतन्याहू जो हिजबुल्लाह पर लगातार हमले कर रहे हैं उसे लेकर के बताया जा रहा है। अब ईरान भी बार बार यही कह रहा है कि अगर इस तरीके से ये हमले होते रहेंगे लेबनान में तो हमारा तो मसौदा जो था, एमओयू जो था, उसमें पहला पॉइंट ही यही था कि आप लेबनान पर हमले करना बंद कर देंगे। और हमले अगर हो रहे हैं, एमओयू का उल्लंघन किया जा रहा है, तो आखिरकार हम उसे कैसे साइन करने के बाद लागू कर दें। अब इन तमाम मुद्दों को लेकर के ये कयास लग रहे हैं कि स्टीव विटकॉफ जा सकते हैं स्विट्जरलैंड में, जिनेवा में, और वहां पर ईरान के डेलीगेशन से बातचीत कर सकते हैं। हालांकि ईरान की डेलीगेशन वहां पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा ये सबसे बड़ी बात है। और ये 19 जून को जो डील होने वाली थी, दोबारा से जो बातचीत होने वाली थी, क्या वो जिनेवा में फिर से होगी? प्रस्तावित तिथि क्योंकि अभी तक नहीं बताई गई है। अयातुल्लाह अली खामनेई अलग तरीके से बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि मैं इसके खिलाफ था, लेकिन बावजूद इसके हमने इसे साइन किया, लेकिन अपनी शर्तों पर साइन किया है। अमेरिका से लेकर के ईरान तक बार बार यही दोहराया जा रहा है कि हमने अपनी शर्तों पर इसे बिल्कुल, यानी कि अभी ये राहत की खबर कुछ दिनों तक हम देख रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि अब युद्ध शायद रुक जाए, लेकिन अगर इस तरह के बयान आ रहे हैं तो कुछ भी हो सकता है। एमओयू साइन होने का मतलब ये नहीं है कि पूरी तरह से शांति हो ही जाए। धन्यवाद मीनाक्षी इस पूरी जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें लगातार जारी हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।